हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है होंडा अमेज 2024 का एस वेरिएंट मैनुअल में। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। आगे मिल जाता है क्रोम में बड़ा सा होंडा का लोगो, जिसके पीछे रेडिएटर है। इस तरफ मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प्स। इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं और इसके इंडिकेटर भी हेलोजन में ही आ जाते हैं। इसमें एलईडी लाइट गाइड्स मिल जाती हैं और इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स नहीं मिलते। ये जो फॉग लैम्प्स इंस्टॉल है ये आफ्टर मार्केट है। आप आफ्टर मार्केट या शोरूम एंड से अपनी तरफ से जो भी आपको बेस्ट सूटेबल हो आप फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आते हैं 14 इंच के स्टील रिम्स और इसमें प्लास्टिक व्हील कवर्स मिल जाते हैं। इसका टायर साइज़ आता है 175/65 R14। होंडा में इसका व्हील बेस है 2500 mm का और इसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस में मिलता है। इसमें आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। खोल के देखते हैं इसकी फ्यूल लिड। ये E20 कंपैटिबल है और होंडा अमेज में सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही आता है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि बनाता है 88 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क। नई वाली होंडा अमेज में भी सेम ही इंजन आता है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया इंजन है पेट्रोल में होंडा का IVTEC। बढ़ते हैं इसके बूट की तरफ। इसका बूट खोलने के दो ही तरीके हैं, या तो की से खुलेगा या आगे ड्राइवर सीट के नीचे लीवर से खुलेगा। इसमें मिल जाता है सेगमेंट बेस्ट 420 लीटर का बूट स्पेस और इसी में मिल जाती है स्पेयर टायर और टूल किट। स्पेयर टायर जो इसका है सेम साइज़ का मिलेगा, 14 इंच का फुल साइज़ मिल जाएगा। ये है इसके टेल लैंप्स। टेल लैंप्स में LEDs मिल जाती है और सेंटर में मिल जाते हैं हेलोजन लैंप्स, रिवर्सिंग के लिए और इंडिकेटर के लिए हेलोजन लैंप्स। पीछे भी होंडा का लोगो है क्रोम में। इस तरफ अमेज की बैजिंग। हाई माउंट स्टॉप लैंप और इस वेरिएंट में ना ही रियर डिफॉगर आता है और सेडान्स में तो रियर वॉशर वाइपर भी नहीं आता। टॉप एंड वेरिएंट में डिफॉगर मिल जाता है। बढ़ते हैं इसकी ड्राइवर सीट की तरफ। इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है। यह है ड्राइवर डोर की लुक। ये हो गया इनसाइड डोर हैंडल सैटिन फिनिश में। ये हो गए पावर विंडो कंट्रोल्स। इसमें चारों ही पावर विंडो मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड मिलता है ऑटो डाउन के साथ। ये लॉक अनलॉक का बटन हो गया और ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गया इसके ORVM के लिए। इसके ORVM पे ही मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। इस तरफ मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए लीवर और इधर दिया है फ्यूल लिड और हुड खोलने के लिए लीवर। ये इसके स्टीयरिंग व्हील की लुक है। इसमें ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, कॉल काटने उठाने का बटन मिल जाता है। इस वेरिएंट में लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलता। ये जो है लेदर रैप है ये आफ्टर मार्केट है। बढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। इसमें लेफ्ट साइड दिया हुआ है टैकोमीटर, राइट साइड दिया स्पीडोमीटर। बाकी आप देख सकते हो साइडों पे सारी वार्निंग लाइट्स हैं और सेंटर में मिल जाती है एक छोटी सी ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि दिखाती है ट्रिप ए का एवरेज दिखाएगी, क्या फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी दे रही है। फिर ट्रिप B दिखाएगी, फिर उसके बाद ट्रिप B की फ्यूल एफिशिएंसी। लास्ट में रिमेनिंग रेंज की आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है और कितनी गाड़ी चलेगी। उसके अलावा कंप्लीट ओडोमीटर आ गया। ये साइड पे AC वेंट्स हो गए। सेंटर में आ गए इसके AC कंट्रोल्स। इस वेरिएंट में मैनुअली ये AC मिलता है। सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नीचे आएंगे तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और 1 एम्पियर की चार्जिंग स्पीड का चार्जिंग पोर्ट दिया हो USB। थोड़ी सी जगह आगे फ़ोन रखने के लिए, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। इस वेरिएंट में जो हेड यूनिट लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है। बाकी इसमें
सिंपल 2 DIN का यूनिट आता है जिसमें आप FM, रेडियो, ऑक्स, USB और ब्लूटूथ से गाने चला सकते हो, FM चला सकते हो। इस वेरिएंट में रिवर्स कैमरा नहीं आता, तो इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। ये है उसकी क्वालिटी। गियर लीवर के पीछे थोड़ी सी स्पेस, हैंड ब्रेक, और ये इसमें आर्मरेस्ट आ जाता है। आर्मरेस्ट जो इसका लगा हुआ है ये शोरूम एंड से एज एन एक्सेसरी लगा हुआ है। आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्पेस और ऊपर फैब्रिक। इस तरफ बढ़ेंगे तो इधर मिल जाएगा इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स में थोड़ी सी स्पेस है, गाड़ी के कागज़ और टिश्यू वगैरह आप रख सकते हो, ज़्यादा से बड़ी जगह नहीं है। बाकी चारों डोर्स में 1-1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है और थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। यह है पैसेंजर साइड डोर। इस पर पावर विंडो कंट्रोल हो गए, हैंडल हो गया और डोर अनलॉक करने के लिए हैंडल हो गया। यह है ड्राइवर साइड का सनवाइजर। इस पर कुछ नहीं मिलता, ना ही टिकट होल्डर है ना ही कोई मिरर है। और पैसेंजर साइड के सनवाइजर पे आपको मिल जाएगा मिरर, और इस पर कोई लाइट वगैरह नहीं है। और ये ग्रैब हैंडल हो गया, आपको चारों ही तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। ड्राइवर साइड भी मिलता है इस वेरिएंट में। इसकी सीटिंग पोजीशन एडजस्ट करते हैं और देखते हैं पीछे कितनी जगह मिलती है। सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। बहुत ही कंफर्टेबल है, अर्गोनॉमिक्स में कोई तकलीफ नहीं है। विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, सारे मिरर्स, सारे विंडोज़ आराम से दिखते हैं। ORVM भी पीछे से अच्छे लुक आती है और IRVM से भी पीछे से क्लियर व्यू आता है पूरा। फ्रंट ड्राइवर साइड सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसकी रियर सीट पे। यह है रियर ड्राइवर साइड डोर की लुक। इस पर भी 1 लीटर का बॉटल होल्डर है, स्पीकर है, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, हैंडल हो गया। फ्रंट सीट को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और पीछे भी मेरे को बहुत अच्छा नी रूम मिल रहा है और लेग रूम की भी कोई कमी है। सीट के नीचे भी आराम से पैर जा सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपने ड्राइवर ने थोड़ा हाइट के हिसाब से थोड़ा ऊपर किया है तो आप आराम से इसके नीचे पैर भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है, हेडरूम भी अच्छा है। थोड़ा सा अगर आपको लगेगा अंडर थाई सपोर्ट इतना बढ़िया नहीं है, ऐसे ज़्यादा हाइट अगर आपकी है जैसे 6 फुट के आसपास, तो आपको थोड़ी अंडर थाई सपोर्ट की कमी लग सकती है। बाकी रियर सीट में सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर है, तो ये भी सही, एक बेटर है चीज़। बाकी रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट नहीं मिलता, रियर बस एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। पैसेंजर साइड सीट के पीछे बैक पॉकेट है, ड्राइवर साइड सीट के पीछे कोई पॉकेट नहीं मिलती। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर सीट्स के लिए कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। और आपको बता ही दिया है कि रियर ग्लास पे डिफॉगर नहीं आता। बाकी इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलती, फिक्स मिलती है। और रियर भी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट मिल जाती है। सेंटर पैसेंजर को मिलेगी लैप बेल्ट। अब एक बार गाड़ी चला के देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट बेल्ट लगाएंगे। इनिशियल स्पीड्स पे गाड़ी का पंच ठीक है, गाड़ी आराम से पिक करती है, कोई ऐसे अंडर पावर्ड फील नहीं होगी। स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, गियर शिफ्ट बहुत स्लीक है, बिल्कुल गियर आराम से स्लॉट होते हैं। आपको एक बार भी ऐसा लगेगा कि गियर अड़ रहे हैं। होंडा के वैसे ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड फील होते हैं। कैबिन में ज़्यादा इंजन नॉइज़ नहीं आती, नॉइज़ तो आती है मगर आप हार्शनेस नहीं कह सकते। NVH लेवल्स बहुत ही सही हैं। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ORVM आपकी पोजीशन के हिसाब से आराम से एडजस्ट होंगे, आपको पूरा व्यू ढंग से मिलेगा। IRVM का व्यू ठीक है। बाकी सीटिंग पोजीशन में आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसी मर्जी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। और बाकी रिक्लाइन और सीट आप अपने हिसाब से बढ़िया एडजस्ट कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन इसका थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, तो आपको ट्रैफिक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिटी स्पीड्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाईवे स्पीड्स पे आपको कई बार लग सकता है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है,
100-110 तक तो ये अच्छी स्टेबल रहती है, उसके ऊपर की स्पीड्स करोगे तो आपको थोड़ी अनस्टेबल लगेगी। अब जैसे ब्रेकर आया है बहुत बड़ा है, अगर हम इस पर थोड़ी सी स्पीड से निकले तो गाड़ी अपने आप को आराम से बैलेंस करती है। इसका एसी का थ्रो भी बहुत अच्छा है। दिल्ली में पीक गर्मियों के टेम्परेचर्स में भी कोई इशू नहीं आता। फैन स्पीड को 2 पे भी रखो तो कैबिन बहुत जल्दी कूल हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा कैबिन है नहीं कि ज़्यादा देर लगाए कूलिंग में, तो फटाफट कैबिन में कूलिंग हो जाती है। और एसी इसका वैसे भी काम करने में अच्छा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बात करें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, दिल्ली ट्रैफिक में जब पीक टाइम होता है, जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी गिर जाती है ज़्यादा, कई बार 11-12 के आसपास भी। बाकी एवरीडे नॉर्मल ट्रैफिक में थोड़ा रनिंग में रहे तो ये लगभग 14-15 तक भी चल जाती है। बात करें हाईवे स्पीड्स पे, हाईवे पे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी दे जाती है। ARAI क्लेम करता है लगभग 18 के आसपास, और प्रैक्टिकली ये जो दे जाती है 16-17 पे दे जाती है, अगर आपकी स्पीड 80 से 100 के आसपास है। अगर आप गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा पुश करोगे, बिल्कुल स्पीड लिमिट्स पे चलाओगे, 100-120 के आसपास चलाओगे, तो कई बार गिर के ये 15.5-16 तक भी आ जाती है। बाकी सीटिंग स्पेस का बता ही दिया। ड्राइवर सीट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 6 फुट का भी कोई बैठा हो तो भी पीछे 6 फुट नहीं तो 5, 10, 11 तक का तो हाइट का आदमी आराम से बैठ सकता, कोई इशू नहीं है। बाकी रियर सीट इसकी 3 पैसेंजर के हिसाब से नहीं बनी कि 3 फुल साइज के पैसेंजर बैठ सके, 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा बैठ सकता है आराम से। बाकी इसमें नीचे डेड पेडल भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपने पैर को रेस्ट कर सकते हो वहाँ पे, कंफर्टेबल है ड्राइविंग में। सबसे बढ़िया चीज़ जो होंडा की लगती है, इसके इंजन बहुत रिलायबल है, सर्विस कॉस्ट भी ठीक आता है, कोई ओवर नहीं आता। बाकी रीसेल वैल्यू की बात करी जाए तो होंडा के पेट्रोल इंजन अच्छे रिलायबल है, इनमें इशू नहीं आता, तो रीसेल में भी अच्छी वैल्यू दे जाती है गाड़ी। तो फाइनली बात करें ये गाड़ी किन के लिए बनी है, जो ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाना पसंद नहीं करते, जो थोड़ी सोबर ड्राइविंग चाहते हैं, उनके लिए गाड़ी बहुत परफेक्ट है। अगर आराम से चलानी है तो इसमें कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल है, फैमिली कार है बिल्कुल। ड्राइविंग एंथुजियास्ट अगर आप हो तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पंच नहीं है कि आप सोचो कि एकदम से रेस पे आप पैर दोगे और गाड़ी भागी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरटेक भी आपको थोड़ा प्लान करके करने पड़ते हैं, ओवरटेकिंग में आपको कई बार गियर डाउन भी करना पड़ सकता है। अंडर पावर फील नहीं होती अगर आप बेसिक आराम से नॉर्मल स्पीड्स पे चलाओगे तो। अब गाड़ी आज की डेट में 2026 के हिसाब से देखा जाए तो अब ये जनरेशन बंद हो चुकी है, इसके अगला फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है, तो ये सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत बड़ी ऑप्शन बन जाती है। पूरे सर्विस रिकॉर्ड के साथ अगर आपको ये गाड़ी मिले, सही प्राइस में मिले, तो आप इसको ले सकते हो, इसको मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि होंडा के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन थोड़े रिलायबल भी हैं, फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कभी इशू हमने आते हो सुना नहीं है, और इस गाड़ी में भी अभी तक कोई इशू नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में। बची इंजन और गियर बॉक्स, वो भी सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर सर्विस कराते रहो, मेंटेनेंस कराते रहो टाइमली, जो ज़रूरी है, तो कोई इशू नहीं आता गाड़ी में। बाकी एज अ सेकेंड हैंड कार ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। मेन कारण है इसकी रिलायबिलिटी, इसकी मेंटेनेंस, कंफर्ट, इन मामलों में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में पूरे रिकॉर्ड के साथ गाड़ी मिले, साफ़ सुथरी कंडीशन में मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।